सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, आप हम लोग अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है और इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ। तो अल्कोहल जो है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। अल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक यदि नेचर में है तो ये क्या करेगा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेस मेटल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटासियम। तो अल्कोहल का जैसे फर्स्ट रिएक्शन आप देखते हो कि अल्कोहल का रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ करते हैं तो ये RONA प्लस H2 जो है वो लिबरेट करेगा। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ H2 भी लिख सकते हो आप, या फिर इसको यदि 2 लिखना है तो यहाँ 2 करना होगा, मतलब H2 यदि लिखना है तो बैलेंसिंग से प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे C2H5OH प्लस Na, ये प्रोडक्ट बनाएगा C2H5ONA प्लस हाफ H2। दूसरा देखो, इसमें यदि इसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करते हैं NaOH, तो ये RONA प्लस H2O, लेकिन ये रिएक्शन जो है नहीं होता। ये चीज समझना है आपको कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि ये अल्कोहल क्या है, ये एसिडिक है, जिसे इसको मान लेते हैं एसिड 1 है, और वाटर जो है ये भी एसिड है। वाटर एसिड क्यों है, क्योंकि वाटर में एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी है, दोनों नेचर है, इसलिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है कि इसमें एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन वाटर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है। तो अल्कोहल जो है ये वीक एसिड है और वाटर जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आप प्रिंसिपल याद रखना कि a weak acid cannot expel a strong acid along with its salt। ये जो है ये कंसेप्ट आपको काफी हेल्प करेगा जब हम लोग रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे। तो फिनॉल जो है वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनता है H2CO3, तो H2CO3 स्ट्रॉन्ग है। फिर जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है Na2CO3 से, तो ये जब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो ये प्रिंसिपल यूज होगा। ये सब देखो, कहीं भी बुक में ये प्रिंसिपल वाइज ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मैं और जगह की बात नहीं कर सकता कहाँ क्या है, लेकिन हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो समझना है आपको। तो ये रिएक्शन हुआ, इसका एसिडिक नेचर है। बाद में कि अल्कोहल का रिएक्शन जो है काफी इजी है। अब हम लोग जैसे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का, वो है इसका डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में मेनली जो बोर्ड में 12th बोर्ड में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, देखो मेरा ये मानना है अपना, क्योंकि मैं तो हर एक बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, IB बोर्ड, ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हर एक जगह का। मेन चीज क्या होता है कि आपका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए। बाद में की प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में आएगा तो पैटर्न ही तो चेंज होता है, नहीं, कॉन्सेप्ट तो हर एक जगह सेम है। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ज्यादा देखो बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ये 3 ही प्रॉब्लम मेन है इसका। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है डिहाइड्रेशन, और तीसरा है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ये 3 मेन रिएक्शन होता है इसका। फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए, फर्स्ट जो है वो है डिहाइड्रेशन, दूसरा होता है इसका ऑक्सीडेशन, और तीसरा इसका है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन।
इसी 3 से प्रॉब्लम पूछा जाता है। ये हर एक चैप्टर में फिक्स है ऑलमोस्ट कि क्या प्रॉब्लम होगा, वही अलट पलट के चेंज करके वो डिफरेंट ईयर्स में ये पूछता है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डी मीन्स होता है टू रिमूव। क्या रिमूव करेंगे? तो हाइड्रा रिमूव करते हैं। हाइड्रा मीन्स होता है वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर जब आप रिमूव करोगे अल्कोहल से, तो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए नहीं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये कॉन्क H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां भी कॉन्क H2SO4 होगा और जहां भी पॉसिबिलिटीज होगी वहां से वो वाटर रिमूव करता है। तो अल्कोहल में क्या है, एक जगह एक कार्बन से OH अटैच है और एडजेसेंट कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो इससे जो है वाटर का रिमूवल होता है और एल्कीन फॉर्म होता है। तो जैसे देखो आपको ये दिया हुआ है CH3CH2OH। इसका रिएक्शन यदि हम कॉन्क H2SO4 से करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा रूल है। आप इसको ना थंब रूल के तरह समझ लो कि इसकी 4 वैलेंसी को सेपरेट करके लिख लो आप, और फिर यहाँ से वाटर रिमूव करना है, HOH रिमूव हो गया। वही प्रिंसिपल तो बार बार यूज हो रहा है ना कि 2 सिग्मा बॉन्ड को रिमूव करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो रहा है, एक यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड रिमूव होगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पाई बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? जहां से ये रिमूव हुआ है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, इथीन बन गया। अब जैसे मान लो आप इसमें ये एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यूज किया था एल्काइल हैलाइड के केस में, वहां हमने फॉलो किया था सिटजेव्स रूल। तो देखो जो रूल बार बार यूज हो रहा है उस रूल को फिर हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर का कुछ कंसेप्ट इसमें यूज होगा, और आपके 12th क्लास में तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर ही है ना। तो इस 4 चैप्टर को आप ठीक से समझो। इसमें कुछ मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इसमें याद नहीं करना, आपको बार बार प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है। जैसे सपोज यहाँ ये ब्यूटेन 2 ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है वाटर रिमूव होने का, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जब ये यहाँ से रिमूव होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और जब यहाँ से रिमूव होता है तो ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बना ब्यूट 2 इन, ये बना ब्यूट 1 इन। तो ये जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। नहीं, मेजर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि ये सिटजेव्स रूल के अकॉर्डिंगली जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। और परसेंटेज कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो है 80 to 85% बनता है और ये 15 to 20% बनता है। और ये रूल सेम फॉलो करता है। क्या रूल फॉलो करता है? इट फॉलो सिटजेव्स रूल। सिटजेव्स रूल सिटजेव्स रूल को मैंने फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में समझाया था, तो आप इसको यदि फर्स्ट चैप्टर नहीं देखो तो इसी बहाने आप उसको रिवाइज कर लेना। उसमें सिटजेव्स रूल है जो हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन फिर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज होगा। मैं बार बार क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको हर एक जगह समझाया जाता है कि इसको रट लो, याद कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को याद करो, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे रिएक्शन जो है वो बार बार रिपीट होता है। प्रिंसिपल बेस्ड है ये। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में यदि हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यदि हम लोग KMnO4 यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले ये एल्डिहाइड बनता है और फिर इससे एसिड बनता है। रिएक्शन को आप बीच में रोक नहीं सकते, रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता,
क्योंकि ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रहा है ना, कंटेनर में अल्कोहल भी है और KMnO4 भी है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। हम रिएक्शन लिख तो सकते हैं स्टेप वाइज, लेकिन रोक नहीं सकते, तो इसलिए यदि यहाँ KMnO4 भी लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट भी प्रोडक्ट लिखते हो तो ये गलत नहीं है। लेकिन अब पर्पसली आप चाहते हो कि नहीं, हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकें और आगे रिएक्शन ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना होगा। इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या इसका हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसके लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। तो ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जनरली हम लोग इसको PCC यूज करते हैं। इसको कहा जाता है पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट जब होगा तो ये इससे एल्डिहाइड बनेगा, आगे इससे एसिड नहीं बन सकता। जैसे कोई रिएक्शन है CH3 CH2 CH2OH है, इसका KMnO4 के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये CH3 CH2 COH बनता है। लेकिन जब PCC के साथ करेंगे तो CH3 CH2 CHO बनता है। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल का। अब यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इसमें क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ये R2CHOH है, इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ तो ये कीटोन बनेगा, और फिर यदि नॉर्मल कंडीशन पे KMnO4 है, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। लेकिन जब हम इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन या इसी को कहते हैं हम लोग ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो जब इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से दो पार्ट बनता है एसिड का, RCOH एंड R-1COH। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे समझा के स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, इसलिए आप इसको ठीक से समझो। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये कहलाता है पॉपॉफ्स ऑक्सीडेशन। ये केमिस्ट का नाम है जिसने ये ऑक्सीडेशन सजेस्ट किया था, इसको कहते हैं पॉपॉफ्स ऑक्सीडेशन। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल का कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज पेंटेन-2-ऑल ले लेते हैं। तो पेंटेन-2-ऑल, जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो पेंटेन मतलब टोटल कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन आप ले लो, 1 2 3 4 5, यहाँ OH है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, तो ये 1 2 3 4 5, और इसका जब फिर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया जाता है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन या जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। मतलब ये ऑक्सीडेशन यदि हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करेंगे, ड्रास्टिक है ना, तो यदि इसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑक्सीडेशन करते हो आप, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो यहाँ क्या होगा, इसमें आप हमेशा ये याद रखना कि कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, ऑल टुगेदर जब दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। तो इसमें जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ जो CO ग्रुप है, ये वाला पार्ट ये डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, और इसमें जितना कार्बन है इसका एक कार्बन COH में चेंज होता है, और ये 2 कार्बन एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यदि ये R डबल बॉन्ड R है, एक R डैश है, एक R है, इफ R डैश इज ग्रेटर देन R, जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसका एक कार्बन COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक R कन्वर्ट होता है तो इसी R का एक कार्बन COH में चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम इसको लिखते हैं R--1 COH। जैसे यहाँ देखो ये 3 कार्बन है,
कार्बन तो इसमें भी 3 ही है, लेकिन एक कार्बन COH में कन्वर्ट हुआ और 2 कार्बन एल्काइल ग्रुप में। यही कहलाता है हमारा पफॉफ्स ऑक्सीडेशन। पफॉफ्स है ना, पफॉफ्स ऑक्सीडेशन। पफॉफ्स ऑक्सीडेशन में ये 2 प्रोडक्ट बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन ये यही 3 रिएक्शन मेन है, इसी में से मतलब जो है वो प्रॉब्लम पूछा जाता है। या इसी को हम लोग चूंकि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इट इज कॉल्ड कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डी मीन्स टू रिमूव। क्या रिमूव? तो रिमूव होगा हाइड्रोजन। कहां से रिमूव होगा हाइड्रोजन? तो ये रिमूव होगा अल्कोहल से। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और इसका रिएक्शन कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनता है। यदि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और यहां कॉपर यूज करते हैं तो इससे जो है ये कीटोन बनता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब ये टर्शियरी अल्कोहल होता है तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, वाटर रिमूव होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन होता है। इंस्टेड ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इट removes water molecule and we get alkene. So it is CH3C double bond CH2 CH3 and there is removal of water. ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन है इसके बेसिस पे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल गिव्स एल्कीन। अब इसमें कुछ जो नॉर्मल जनरल रिएक्शन है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं जो काफी कॉमन है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होगा इसका? तो देखो, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखो, एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन दो अलग अलग कंसेप्ट है। जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो तो एक्टिव होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, क्योंकि बेसिक हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ? रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX है और इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं। तो अल्कोहल क्या करेगा, ये हाइड्रोजन देगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जो है वो एल्केन बना देगा। तो RMgX रिमूव हुआ। जैसे ये C2H5MgCl है और इसका रिएक्शन CH3OH से करते हैं, तो ये H इसके साथ बनाएगा C2H6 और ये बनता है CH3OMgCl। और यही चीज यदि CH3MgCl है और ये रिएक्ट करेगा C2H5OH के साथ, ये प्रोडक्ट बनेगा CH4। ये H यहाँ से जाता है प्लस C2H5OMgCl। तो ये हो गया रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमको लगता है शायद ये नंबर में, हाँ ये 6 नंबर है। उसके बाद देखो, जैसे एक तो हमने ये डिस्कस किया था रिएक्शन, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर रहे थे तो सेम रिएक्शन वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बार बार यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ है और ये बार बार रिपीट होता है। 12th क्लास में बहुत ही लिमिटेड चीज़ है, केवल आपको इसका तरीका आना चाहिए पढ़ने का कि कैसे इसको पूरे चैप्टर को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। गेट डाउन, नेट डाउन, टेक डाउन, ये सब नहीं करना आपको। आपको सिंपली उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना वो समझना है। कई बार तो मुझे लगता है कि 30% 40% रिएक्शन तो
रिपीट ही हो रहा है, रिवाइज मतलब वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, वहाँ इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, यहाँ इसका रिएक्शन है। तो अब जब आप इसका रिएक्शन करते हो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX5 PX3 SOCl2 HX, तो जितना भी है तो वो हमने ये डिस्कस किया था ना कि PX5 से रिएक्शन करेगा, PX3 से करेगा। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल भी ले लो आप, इसका रिएक्शन SOCl2 से होगा, या C3H7OH है इसका रिएक्शन HCl से होगा, या C4H9OH है इसका रिएक्शन जनरल फॉर्म HX ले लेते हैं। तो हर एक जगह क्या होता है, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये RX, ये RX, ये C2H5Cl, ये C3H7Cl, ये C4H9X। देखो मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, मैं एक साथ आपको रिएक्शन को समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये हर एक जगह क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ये जनरल फॉर्म लिए, ये स्पेसिफिक कंपाउंड ले लिए। अब यहाँ बाय प्रोडक्ट जो है वो POX3 प्लस HX, ये H3PO3, ये इसमें SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट चैप्टर में था। फिर भी मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि जो बच्चे मान लो उस वहाँ नहीं पढ़े हैं, ठीक ढंग से नहीं सब ध्यान दिया है, तो वो यहाँ भी इसको समझ ले। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बताए थे कि यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ X, ये PX3, ये 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ भी ये उसी तरीके से ब्रेक होगा, क्लीवेज होगा बॉन्ड का। और ये रिएक्शन जो है पिरिडीन के प्रेजेंस में किया जाता है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और ये बोर्ड में भी पूछता है या पूछ सकता है ये कि जैसे अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं हम लोग ये 4 मेथड से, जैसे मान लो इसको आप मान लेते हो ABCD, ये 4 मेथड से हम बना रहे हैं, तो किससे जो है वो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा हमें। तो देखो यहाँ जो मिलेगा, चूंकि यहाँ SO2 गैस है, ये निकल जाएगा, HCl जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा पिरिडीन। तो जो C2H5Cl बन रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, उसको आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। और अदर केस में तो ये मिक्सचर के फॉर्म में है, फिर इसको सेपरेट करना होता है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ PX5 PX3 SOCl2 एंड HX। नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं इसका अल्कोहल का, जो कॉमन रिएक्शन है ना। तो कॉमन रिएक्शन जैसे हम लोग डिस्कस किए थे इसका कि इसका एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टरिफिकेशन होता है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज हुआ था, है ना। तो देखो आप जैसे इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, 7th नंबर ये है इसका एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो RCO R' प्लस H2O बनता है। ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसिड होता है और ये जो अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इसमें अटैच होता है, ये बनता है C2H5COO CH3 प्लस H2O, क्योंकि एस्टर क्या है, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये रिवर्सेबल है तो वहां हमने इधर से स्टार्ट किया था प्रोडक्ट साइड से। 8th जैसे इसका है रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो जब किसका रिएक्शन कर रहे हैं, हम अल्कोहल का कर रहे हैं, ये RCOX है, इसका रिएक्शन R' के साथ कर रहे हैं, या ये एसिड एनहाइड्राइड है RCOO COR प्लस R'OH। ये जब रिएक्शन होता है तो इससे भी एस्टर का ही फॉर्मेशन होता है। क्या होगा इसमें, ये X और ये H रिमूव हो जाएगा, ये RCO R' प्लस वाटर रिमूव हो गया, ये बन गया हमारा एस्टर। उसी तरीके से यहाँ ये जो RCO है इसमें R' अटैच हो जाएगा, RCO R', बाय प्रोडक्ट जो है वो RCOH बन जाता है,
जैसे ये RCO और ये OH, ये एसिड, तो इसमें भी एस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, प्राइमरी अमीन बनाएगा, है ना। लेकिन यदि अल्कोहल एक्सेस में है, इट फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ अमीन्स। जैसे इक्विमोलर मिक्सचर यदि है तो ये है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया। तो यदि ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन अमोनिया से करते हैं, ये RNH2 बनता है, ये वाटर रिमूव हो गया। लेकिन यदि एक्सेस है अल्कोहल का, R2NH बनेगा, और फिर यदि एक्सेस है R3N बनेगा। सो इट फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो कोई भी यदि स्पेसिफिक रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे C2H5OH है और इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है, ये प्रोडक्ट बनता है C2H5NH2, फिर इसका ये एक्सेस है, यहाँ लिखा हुआ होगा एक्सेस, ये एक्सेस है, यहाँ बन जाएगा C2H5 ट्वाइस NH। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 1 by 1 जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, रिप्लेस हो जाता है। तो ये टर्शियरी अमीन जो है वो फाइनली बन जाता है C2H5 थ्राइस N, इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी अमीन। और एक टेस्ट हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल का। टेस्ट क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग लुकास टेस्ट। ये कभी कभी इसको इस तरीके से पूछा जाता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वी कैन डिस्टिंग्विश द अल्कोहल। तो लुकास टेस्ट जो है वो लुकास रिएजेंट डालते हैं और उससे जो है अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, we have given 3 test tube and we don't know which of the test tube having primary, secondary और tertiary alcohol। जैसे ये 3 टेस्ट ट्यूब है, अब हमें नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्शियरी है। मैंने लिख दिया है लेकिन मुझे नहीं पता किस में है। तो सब में क्या करते हैं हम लोग, डालते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट डालोगे आप, लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट शॉर्ट में मैंने इसको LR लिखा है। ये होता है मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस, मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट को लिखते हैं। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसमें जब हम लोग लुकास रिएजेंट डाल देंगे, सो व्हेन लुकास रिएजेंट इज एडेड, लुकास रिएजेंट यदि डालोगे आप, तो लुकास रिएजेंट डालने से इफ वी गेट व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल है। और यदि हम 5 to 10 मिनट्स वेट करते हैं और वेट करने के बाद व्हाइट टर्बिडिटी मिलता है, व्हाइट टर्बिडिटी, इट मीन्स इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि लॉन्ग टाइम मतलब 15-20 मिनट छोड़ दिए, उसके बाद आप 24 आवर्स भी छोड़ दो एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, नो चेंज, नथिंग, इट मीन्स इट इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन यदि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करें, देखो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इफ इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9OH and it gives white turbidity if it is heated at 100 degree Celsius or higher temperature. So then if we get white turbidity, it means there is presence of primary alcohol.
और ये सब सारे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे होते हैं, इसके लिए इसको कोई भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसको कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो उसके बाद फिर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिनॉल का रिएक्शन। तो फिनॉल, जैसा आपको पता है कि फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर एज वेल एज इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल के रिएक्शन को मैं एक जगह लिखता हूँ ऐसे, ये फिनॉल है और इसका रिएक्शन 1 बाय 1 लिखते हैं। जैसे फिनॉल का रिएक्शन यदि हम जिंक के साथ करते हैं, ये बेंजीन बनता है। इसको जिंक डस्ट भी लिखते हैं हम लोग, बहुत जगह बुक में लिखा हुआ है जिंक डस्ट। देखो, जिंक ग्रेनुअल्स हो या जिंक डस्ट है तो वो जिंक ही, लेकिन ये होता है कि जिंक डस्ट लेने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो बाय चांस यदि कहीं जिंक डस्ट नहीं भी लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट आपको यही बनाना है, बेंजीन, एंड इससे ZNO रिमूव होता है। दूसरा इसका रिएक्शन यदि सोडियम से करेंगे, ये ONA सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। बैलेंस करने के लिए केवल हाफ लिखते हैं, अदरवाइज इसको H2 लिखना है आपको तो यहाँ 2 लिखना होगा। उसके बाद यदि इसका रिएक्शन हम लोग NaOH से करते हैं, तो NaOH से करते हैं तो यहाँ ONA और ये जो है वाटर रिमूव होता है। ये रिएक्शन होगा जैसे हमने अल्कोहल में डिस्कस किया था कि वीक एसिड कैन नॉट एक्सपेल ए स्ट्रॉन्ग एसिड अलोंग विद इट्स सॉल्ट, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन, फिनॉल, इसलिए ये रिएक्शन होगा। लेकिन जब इसका रिएक्शन Na2CO3 से करते हैं हम लोग या NaHCO3 से करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है कि ये फॉर्म होना चाहिए, इसमें H2CO3 और ये भी ONO प्लस H2CO3, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता। ये रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये हमारा एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, और ये जो एसिड बना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अभी भी हमने पीछे भी अल्कोहल में भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ये वीक एसिड कैनॉट एक्सपेल ए स्ट्रॉन्ग एसिड along with its salt। तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो ये क्या है कि कुछ चीजें, ये जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि जिसका K वैल्यू हाई होगा वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ मैथमेटिकली तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं। तो ये जो है मतलब एक दो बार आप लोग इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ऐसे तो कोई भी एसिड, जो एसिड स्ट्रांग होता है वो K जिसका हाई है वो एसिड स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ उसका मैथमेटिकल वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है ना। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली इथेनॉल जो है सबसे वीक एसिड था, उसके बाद वाटर था, और ये वाटर के बाद जो है वो स्ट्रांग है फिनॉल, और फिनॉल से जो है वो वीक है, नहीं, फिनॉल से मतलब ये H2CO3 ज़्यादा स्ट्रांग है। फिनॉल इज वीकर देन अल्कोहल, बट फिनॉल इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन वाटर। ये वाटर से स्ट्रांग है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया एसिडिक। और अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये फिनॉल है, तो फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड में मेनली दो ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एक फिनॉल और एक एनिलीन। ये दो टॉपिक जो है इसी से एरोमेटिक कंपाउंड में 80% प्रॉब्लम इसी दो चैप्टर से पूछता है। अब जो फिनॉल है, तो फिनॉल का यदि हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहां हम लोगों ने पहले जिंक के साथ किया 1 2 3 4, तो ये रिएक्शन हमारा 6th नंबर रिएक्शन है। यदि हम ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ करते हैं, NaOH जो है वो डाइल्यूट यूज करते हैं,
तो इससे हमारा जो है वो सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड। और ये रिएक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन। और इसी में यदि हम लोग CCl4 प्लस NaOH या KOH यूज करते हैं तो ये OH और ये COH बनता है। तो देखो ये बनता है, इसको कहते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड, ये कॉमन नेम है। और ये बेसिकली मैकेनिज्म वगैरह सारा चीज ये सेम फॉलो करता है। बेसिकली ये कंपाउंड बनाया था रीमर टीमन ने, और ये रीमर टीमन ने बनाया नहीं था, लेकिन सेम प्रिंसिपल करके फॉर्म हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। ऐसे मोस्टली बुक्स में हर एक जगह ये लिखा हुआ है रीमर टीमन रिएक्शन, इसलिए आप भी इसको याद रखो कि इट इज रीमर टीमन रिएक्शन, क्योंकि सारे प्रिंसिपल सेम है। तो क्या होता है, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हमने कुछ नया तो किया नहीं, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हैं, प्रोसेस सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, इसलिए क्रेडिट जो है रीमर टीमन को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि हम इसका रिएक्शन CO2 प्लस NaOH के साथ करते हैं, ये कहलाता है कोल्ब्स रिएक्शन। और इसका पूरा दूसरा नाम ये भी है कोल्ब्स स्मिडिट रिएक्शन। तो इससे भी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है इससे? इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड, OH एंड COH। ये नेमिंग रिएक्शन हुआ है ना। उसके बाद आपको पता है कि ये जो फिनॉल है, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर एराइल हैलाइड में भी डिस्कस किए थे। और फिनॉल जो है इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा वो काफ़ी फास्ट होता है इसका। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को देखते हुए यदि हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें हम लोग रिएक्शन को क्या करते हैं, इनर्ट मीडियम में करते हैं। अभी लिखते हैं हम उसको। तो ये देखो, जैसे आप इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हो, यदि ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद जो है, यदि रिएक्शन को हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन ब्रोमीन का CH2 या CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट में ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये OH है, यहाँ NO2, और ये OH है, यहाँ NO2, इसका फॉर्मेशन होता है। और हमेशा ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो एरोमेटिक कंपाउंड के केस में बहुत ही सिंपल है। जैसे बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देगा, और चूंकि ये हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए यहाँ जो है रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट डालते हैं। उसके बाद इसका रिएक्शन जो कॉन्क H2SO4 के साथ होता है, मतलब जो सल्फोनेशन करते हैं प्लस SO3 के साथ, तो ये रिएक्शन यदि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा तो ये ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आता है, और यही यदि 100 डिग्री पे होता है कॉन्क H2SO4 के साथ, तो कॉन्क H2SO4 के साथ देखो इसमें ये पैरा प्रोडक्ट पे आएगा। इसमें टेम्परेचर रेज करना होता है, यहाँ OH हो गया, ये SO3H हो गया। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं ये NO2 नहीं बनता, NO2 यहाँ जो है, सॉरी ये Br है, ये ब्रोमिनेशन है ना, तो Br होगा। NO2 बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था उसको,
तो इसको मैंने चेंज कर दिया है, सो सॉरी फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो हो गया इसका ब्रोमिनेशन। उसके बाद इसका नेक्स्ट है नाइट्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रेशन एक तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3। तो यदि रिएक्शन हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ करेंगे तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, OH NO2 NO2 NO2। ये कहलाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ये काफी पावरफुल एसिड है। इट इज एज पावरफुल एज मिनरल एसिड जैसे HCl, HNO3, H2SO4। और इसीलिए इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं भी है, इसका नाम एसिड है। कई बार ये प्रॉब्लम में पूछता है 1 मार्क में, व्हाई पिक्रिक एसिड इज नोन एज एन एसिड ऑल्दो इट डू नॉट हैव एनी एसिडिक ग्रुप। इसका रीजन ये है कि 3 NO2 ग्रुप है, तो 3 NO2 ग्रुप है तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसका। तो ये H+ लूज करने की टेंडेंसी इसकी काफी बढ़ जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है जो सबसे इजीली H+ लूज कर दे? नहीं। अब जैसे मान लो एसिड के केस में हम लोग ये लेते हैं कि यदि कोई एसिड है, मैं अपना स्ट्रेंथ जैसे लगा रहा हूँ इसके लिए H निकालने के लिए, मान लो H है इसका कैप का, तो ये तो मेरा अपना जो स्ट्रेंथ है उससे निकाल रहा हूँ। अब कोई एक स्टूडेंट जो है वो मेरे हैंड को इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो मैं तो अपना फोर्स लगा ही रहा हूँ, वो भी इधर लगा रहा है, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ता है, मान लो 2 बच्चा इसमें फोर्स लगा रहा है तो और आसानी से ये निकल जाएगा। अब 3 स्टूडेंट इधर फोर्स लगा रहा है तो और आराम से निकल जाएगा। तो एसिड मीन्स विच कैन लूज H+ इजिली। तो -I इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और यदि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिडिक बेसिक नेचर में क्या होता है कि इसमें यदि +I इफेक्ट लगता है, मतलब मैं अपना फोर्स इधर लगा रहा हूँ और दूसरा कोई बच्चा जो है मैं इधर लगा रहा हूँ वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसको हम कहते हैं +I इफेक्ट, ये तो बड़ा मुश्किल होगा निकलना। तो -I इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इसीलिए इसको एसिड कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप कि ये रिएक्शन यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ नहीं होता, डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है, ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये फिनॉल है तो फिनॉल में यहाँ एक NO2 लगेगा और यहाँ जो है फिनॉल में एक NO2 यहाँ लगेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और यही रिएक्शन यदि HNO2 के साथ होता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो इसमें OH और NO लगता है यहाँ, इसको कहते हैं हम लोग पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो ये नाइट्रेशन हो गया। उसके बाद इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन यदि करेंगे हम लोग तो ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसका यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे ऑक्सीडेशन हम लोग, इसमें पैराबेंजोक्विनोन बनता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, इट इज कॉल्ड पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। और ये ऑक्सीडेशन जो है वो CrO5 के प्रेजेंस में किया जाता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब यदि फिनॉल का रिडक्शन कर दें हम, रिडक्शन मतलब कि ये जो रिएक्शन है यदि हाइड्रोजन के साथ कॉपर या निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर दें, ये रिंग ब्रेक हो जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल।
इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल। और अब फिर इसका हम लोग एक जो है वो लास्ट रिएक्शन लिखते हैं, ये कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन मीन्स इसका रिएक्शन जब डायजोनियम सॉल्ट के साथ करते हैं N2Cl के साथ, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, क्लोराइड यहाँ ले रहे हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो देखो इसको याद रखने का टेक्निक है, जब फिनॉल ऑल जब फिनॉल जब रिएक्ट करता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से तो ऑल है, ये बनाता है ऑरेंज डाई। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका टिप्स बता देता हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर बड़ा है तो आपको याद रखने में आसानी होगा कि कैसे ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो ऑरेंज डाई है कैसे बनता है ये, तो रिएक्शन हो रहा है फिनॉल का किसके साथ, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन होगा तो देखो स्ट्रक्चर को आप जैसे मर्जी लिखो, यहाँ OH, इसका H प्लस N2Cl, इसका जो Cl है वो रिमूव होता है, ये रिमूव होगा ये वाला पार्ट। तो ये क्या होता है इस तरीके से, ये N डबल बॉन्ड N है और ये रिंग है, तो इसमें OH हो गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑरेंज डाई, फिनॉल ऑल ऑरेंज डाई, इट इज कॉल्ड ऑरेंज डाई। और एक टेस्ट में बता देता हूँ इसका 15th लास्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विथ FeCl3, इसी को कहते हैं हम लोग कि ये जो है ये टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या, ये हर एक इनॉल का टेस्ट लेता है, जहां भी C डबल बॉन्ड COH होगा, है ना, C डबल बॉन्ड COH इनॉल टेस्ट होता है और ये वायलेट कलर देता है। यदि कहीं ये दिया हुआ है if an organic compound when it reacts with FeCl3 and it gives enol, it gives violet color, so the compound may be enol or it may be phenol। फिनॉल इनॉल मतलब इसमें फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फिनॉल। तो ये टेस्ट है इसका, केवल ये याद रखना है आपको कि when phenol reacts with FeCl3 it gives violet color। और अब हम लोग लास्ट रिएक्शन मतलब जो ईथर है, ईथर इज लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड और इसका केवल 2-3 रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है और इनफैक्ट रिएक्शन इसका बहुत ही कम होता है। तो अब हम लोग ईथर का रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं ईथर का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ईथर। तो देखो ईथर में क्या है, ये ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और जब इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करते हैं, जैसे HCl के साथ, HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो ये बनाता है जैसे ROR प्लस HCl, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन मतलब एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, ये ROR O के साथ H प्लस हुआ और ये Cl माइनस है। दूसरा इसका रिएक्शन जैसे होता है रिएक्शन विथ PX5, तो ये ईथर है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल जो भी है, तो इससे RX प्लस R' यदि ये डिफरेंट है प्लस POX3 फॉर्म होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। अब नेक्स्ट जो है इसका रिएक्शन जैसे सपोज एसिड हैलाइड के साथ, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, तो रिएक्शन जब एसिड हैलाइड के साथ होगा तो एसिड हैलाइड, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, तो ये क्या है, ये हमारा ईथर है और ईथर का रिएक्शन होता है एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O R
और RX रिमूव हो जाता है। मतलब ये जो है ये पार्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये R और X रिमूव हो जाता है। इट फॉर्म्स एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बेसिक मतलब पूरा का पूरा बोर्ड तो कवर हो ही जाए। इसमें हमारा ये है कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो आपका ठीक ढंग से सारे कवर हो जाए। तो मैं बोर्ड का एक भी चीज़ पॉसिबल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे चीज़ को कवर कर रहा हूँ। अब फोर्थ जो रिएक्शन है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसा मैंने आपको बोला था, ईथर जो होता है, ईथर इज लिस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लिस्ट रिएक्टिव है। लिस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इस ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्टिव होता है दो ही कारण से होता है। या तो उस कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो रिएक्टिव होगा, या दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे अल्काइल हैलाइड है, तो उसके चलते रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन के दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HX। तो पहला चीज आपको ये देखना है कि जब ईथर का रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये ईथर है और इसका रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, यदि ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, या लिमिटेड में भी लिखा हुआ रहता है ये प्रॉब्लम के अंदर एग्जाम में, तो जब ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस RX। अब देखो, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है ROR' प्लस HX, तो यहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसी को फोकस करना है आपको। अब जैसे R यदि स्मॉल है और R' यदि लार्ज ग्रुप है, तो स्मॉल ग्रुप के केस में स्मॉल ग्रुप से X आता है और जो लार्ज ग्रुप है उसमें OH आता है। ठीक है, इसको ठीक से समझना आप, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि ईथर का 100% है कि ईथर चैप्टर से यदि क्वेश्चन आता है तो वो दो में से एक ही क्वेश्चन आएगा। या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो कि लिमिटेशन वगैरह सारा हमने डिस्कस किया, और दूसरा यदि रिएक्शन से पूछेगा, केमिकल रिएक्शन से, तो रिएक्शन विथ HI ही ज्यादा पूछता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड मोर रिएक्टिव देन Cl। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहां मैंने क्या बोला कि जब वो सेम था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो ये C2H5OCH3 है, इसका रिएक्शन HI के साथ करते हैं, तो इस केस में ये प्रोडक्ट देता है क्या, C2H5OH प्लस CH3I, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये टर्शियरी होता है, जैसे मान लो आप इसमें ये CH3C CH3 CH3O C2H5 है और इसका रिएक्शन HI के साथ होता है, ये क्या है, ये हमारा लिमिटेड में है या कोल्ड एंड डाइल्यूट है, दो में से कोई एक बात लिखा हुआ रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। तो जब इसमें ये लिमिटेड है या कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में ऐसा होता है कि देखो, इसमें ये जो है CH3 यहां बनेगा I और ये बनता है C2H5OH। इसमें आप इसको ऐसे याद रख लो, हालांकि ये रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, तो इसमें जो मतलब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो हैलाइड आयोडाइड बनता है और दूसरा पार्ट अल्कोहल बनेगा। और जब ये एक्सेस होगा, मान लो ये हम कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात कर रहे थे और इसी को हम ले लेते हैं दूसरे पार्ट में कि ये जो है एक्सेस ऑफ HI है या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि दोनों पार्ट जो है वो आयोडाइड में चेंज हो जाएगा,
इसमें क्या है, जब एक्सेस है तो दोनों आयोडाइड में हो जाएगा, ये भी आयोडाइड में हो जाएगा, बात खत्म। अब इसका ईथर का जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में हम लोग स्पेसिफिकली एक कंपाउंड लेते हैं एनिसोल। एनिसोल को हम लोग मिथाइल फिनाइल ईथर भी कहते हैं। तो इसमें जो रिएक्शंस होगा वो देखना है हमें कि ये हमारा क्या है, एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर मीन्स इट इज OCH3, इसको कहते हैं हम लोग एनिसोल, या यही कहलाता है मिथाइल फिनाइल ईथर। ये इसका ट्रेड नेम है, ये कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर। और आपको पता है इसका आईयूपैक नेम होता है मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन आईयूपैक नेम भी 1 नंबर का पूछता है, तो वो आप इसका प्रैक्टिस कर लेना। तो इसका जब रिएक्शन हम लोग, चूंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जब इसका नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन यदि करते हो आप इसका, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ये तो बहुत सिंपल रूल मैंने बताया कि यदि ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक जो है वो पैरा प्रोडक्ट बनता है। यदि आप इसका हेलोजिनेशन करते हो, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यदि इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो आप, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप। यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप आएगा यहाँ। ये यहाँ OCH3 है, ये Br, यहाँ क्या आएगा CH3, और यहाँ फिर पैरा पोजीशन पे आ जाएगा CH3। और यदि इसका रिएक्शन जो है CH3COCl के साथ होता है, यदि ये रिएक्शन CH3COCl के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ OCH3 तो है ही, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आएगा यहाँ। ये बेसिक सिंपल रूल है, ये सब जगह जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे आप 100 एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, आपको एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, बार बार चैप्टर में याद रखने का झंझट ही खत्म। कि यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो दूसरा ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। और यदि डबल बॉन्ड होगा, जो इस केस में नहीं है, जहां होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन यदि HI के साथ करोगे आप, तो यहाँ O के साथ H और CH3I बन जाएगा। ये सारे रिएक्शंस हमने काफ़ी डिटेल में और सिंप्लीफाइड वे में पूरा ये एरोमेट, मतलब ये जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसको पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, तो मैं फिर इसका आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ, जैसे 27 को पेपर है, तो यदि ज़रूरत होगी, यदि ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, तो फिर हम फरवरी में, ऐसे तो मैं डेली अभी आपको पहले तो पूरा सिलेबस करा दूंगा, उसके बाद जो है एक दिन लाइव भी कोशिश करेंगे 12-15 फरवरी को इस करने का। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और आगे फ्रेंड को और सारे बच्चों को फॉरवर्ड जरूर करना, ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे हम।